हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। बच्चों, आज 7 जून 2020। कल मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 2.5 के 14 प्रश्न तक हल कराए थे। बच्चों, आज मैं आपको इसी प्रश्नावली का 15वां और 16वां प्रश्न हल कराऊंगा और अगला चैप्टर जो आपके लिए नया है, निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले प्रश्नावली 2.5 का हम 15वां सवाल ले रहे हैं। 15वें सवाल में क्या दिया है, देखिए। सवाल बोल रहा हूँ मैं पहले। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। बच्चों, यहाँ पर ये क्या कह रहा है सवाल में कि हमें आयतों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, तो उनकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है, संभावित, वो हमें बतानी है व्यंजकों के रूप में। ठीक है। तो पहले तो अंकगणित में की बात करें हम। जैसे मान लेते हैं, आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि एक आयत है, उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है। वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, जो भी है, वर्ग इकाई कह दे रहा हूँ मैं। ठीक है। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है। तो बच्चों, आयत का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। जब दो चीज़ें, लंबाई और चौड़ाई लिए जाते हैं, बीमाएँ ली जाती हैं, उनको गुणा करते हैं, तब हमारा आयत का क्षेत्रफल निकलता है। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल 6 दिया है। ठीक है। तो 6 गुणनखंड, 6 के गुणनखंड अगर हम निकालें, क्या आते हैं? 1 गुणा 6 और 3 गुणा 2, 2 गुणा 3, एक ही बात है। 2 गुणा 3 कही है, 3 गुणा 2। ठीक है। ये इसके गुणनखंड होते हैं। तो अगर हम 1 गुणा 6 लें तो इसमें आयत का लंबाई 6 हो जाएगी, चौड़ाई 1 हो जाएगी। अगर हम गुणनखंड 3 गुणा 2 लें तो आयत की लंबाई 3 होगी, चौड़ाई 2 होगी। और तो इसके गुणनखंड संभव है नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे हम किसी संख्या के अगर गुणनखंड, 2 गुणनखंड करें, उनमें से जो बड़ा अंक होगा वो लंबाई हो जाएगी और जो छोटा अंक होगा वो चौड़ाई हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ ये जो हमें व्यंजक दिए हुए हैं, बहुपद दिए हुए हैं, उनका भी हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड, 2 गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे और 2 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है। तो हमें मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो अभी बोल रहा था वो लिख के भी दिखा रखा है। ठीक है। माना एक आयत का क्षेत्रफल 6 है, तो हम इस क्षेत्रफल 6 के 2 गुणनखंड प्राप्त करेंगे। इन गुणनखंडों में से एक लंबाई होगी, दूसरी चौड़ाई, उसको निरूपित करेगा। ठीक है ना। जैसे मैंने एक गुणनखंड ये वाला ले लिया, 6 बराबर 3 गुणा 2, तो यहाँ पर क्षेत्रफल 6 वाले आयत की लंबाई 3 हो गई और चौड़ाई 2 हो गई। तो इसी तरह से जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है व्यंजक के रूप में, उसके हम गुणनखंड करेंगे और 2 गुणनखंड प्राप्त करके उनमें से एक गुणनखंड लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। चलिए पहला भाग देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। हमें आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12, 25a की घात 2 माइनस 35a धन 12। इस व्यंजक के हमें, ये 2 घात का व्यंजक है, बहुपद है, तो इसके हम 2 गुणनखंड हम प्राप्त होंगे हमें। उनमें से एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। अच्छा, ये 2 घात वाला बहुपद है, मैंने इसके गुणनखंड अभी बताए हैं आपको 3-4 दिन पहले। हम इसके गुणनखंड करते कैसे हैं? सबसे पहले हमारा जो वर्ग वाला पद है, चर, यहाँ पर चर क्या है? a। ठीक है। तो a² का जो आगे गुणांक है 25 और जो अंतिम अचर पद है 12, पहले उसको हम रफ में गुणा कर लेंगे। ठीक है। वर्ग का गुणांक और अचर पद को पहले हम गुणा कर लेते हैं। a² का वर्ग, a² का गुणांक 25 है और अचर पद यहाँ 12 है। इनका गुणा हमने किया तो 25 गुणा 12 300 आ गया। अब 300 के हम नए गुणनखंड करने हैं, दूसरे। 300 के बहुत से गुणनखंड होंगे, 1 गुणा 300 भी होगा, 2 गुणा 150 भी होगा, 3 गुणा 100 भी होगा, ऐसे बहुत से होंगे। ठीक है। लेकिन हमने कौन सा गुणनखंड चुनना है? जिनको जोड़ करके बीच वाले जो a वाला पद है उसके गुणांक के बराबर आ जाना चाहिए, -35 के बराबर आ जाना चाहिए। तो हमें वाला गुणनखंड चुनना है। तो आप जब रफ में गुणनखंड इसके लेंगे तो एक गुणनखंड आपको कौन सा प्राप्त होगा? -20 गुणा -15। अब यहाँ माइनस का 20 और माइनस का 15 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गुणा करके हमें 300 प्लस का लाना है। 25 भी प्लस का था, 12 भी प्लस का था, गुणनफल जो है प्लस का लाना है। ठीक है। और गुणनफल प्लस में तभी आता है या तो दोनों संख्याएं प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी। अब यहाँ बीच में देखिए, जो हमें चिन्ह लाना है माइनस का है, इसलिए हम दोनों को माइनस का ले रहे हैं। जोड़ के ये, इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस के 35 हो जाएंगे और गुणा करेंगे तो प्लस का 300 आ जाएगा। ठीक है। इसलिए हमने कौन सा गुणनखंड चुन लिया 20 के लिए? -20 और -15। मतलब 20 वाला जो पद है -35a को हम
दो भागों में तोड़ देंगे, -20a और -15a। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐसे ही उतार देंगे। तो अगली लाइन में आपने 25a² पहला वाला पद ऐसे ही उतारा और लास्ट वाला +12 भी लास्ट में वैसे ही उतार दिया। बीच वाला -35a को आपने दो भागों में कैसे तोड़ा, -20a तो लिखना ही पड़ेगा चारों उसके साथ, और -15a। अब इसमें 4 पद हो गए हमारे पास। देखिए पहले 3 पद थे, अब 1 2 3 4 पद हो गए। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, किसका भाग जा रहा है, 25 में भी 20 में भी 5 का, और a दोनों में है तो 5a हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच गया ब्रैकेट में, 5a - 4। अब बाकी दो ब्रैकेट में भी आप ऐसा कॉमन लेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो पहले ब्रैकेट में बचा है वही आना चाहिए। ठीक है, तो -3 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा। अब माइनस हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। -3 का भाग, क्योंकि -3 कॉमन क्यों लिया, 3 का भाग 15 में भी जा रहा है, 12 में भी। a को कॉमन नहीं लेंगे, a एक ही में है, 15 -15a में a है, 12 में नहीं है। तो -3 आपने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि अंदर हमें जो 5a बचाना है प्लस का और 4 बचाना है माइनस का। अगर आप प्लस का कॉमन ले लेंगे 3 बाहर, तो अंदर 5a माइनस का बच जाएगा और 4 प्लस का बच जाएगा, तो पहले वाले ब्रैकेट की तरह वो नहीं आएगा। इसलिए हमने -3 कॉमन लिया, 3 से 15 को भाग दिया 5 बार और a बच गया। ये माइनस का था बाहर तो प्लस का बच गया, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब बीच वाला प्लस का था तो वो लास्ट वाला प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस का हम 3 कॉमन ले लिया। 3 का भाग 12 में 4 बार, तो ये ब्रैकेट भी हमारा वही आ गया, 5a - 4। ठीक है, तो या देखिए हमारा क्या आ गया है, सवाल दो पदों में आ गया। आप मतलब ये व्यंजक दो पदों में आ गया, 5a ब्रैकेट में 5a - 4, फिर -3 ब्रैकेट में 5a - 4। इन दोनों में, इन दोनों भागों में फिर ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। 5a - 4 वाला ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर दूसरे ब्रैकेट में बच गया 5a - 3। तो ये हमारे दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। क्या क्या आ गया इसका गुणनखंड, 5a - 4 और 5a - 3। तो इन दोनों गुणनखंडों में से एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा। ठीक है, अब यहाँ 5a - 3, a का मान कुछ भी हो, 5a में से 3 घटाएंगे तो वो ज़्यादा ही आएगा, 5a में से 4 घटाएंगे वो कम आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से एक लंबाई होगी, आयत की लंबाई हमने कह दिया 5a - 3, और आयत की चौड़ाई होगी 5a - 4। ये हमारे लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात हो गई। तो आप समझ गए होंगे हमने कैसे लंबाई और चौड़ाई निकाली। आयत का जो हमें क्षेत्रफल दिया है उसके दो गुणनखंड कर लिए, एक गुणनखंड लंबाई होगा, एक गुणनखंड चौड़ाई। ये बीमाएँ आ गई इसकी दोनों। अब सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, इसको आप स्वयं बनाएंगे इसी तरह से जैसे मैंने ये बताया है, बिल्कुल सेम यही है, थोड़ा अंक बदले हुए हैं बस। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। क्षेत्रफल दिया है हमें सेकंड वाले में 35a² + 13y - 12, 35y वर्ग धन 13y ऋण 12। अब इसमें देखिए सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें y², जो यहाँ पर चर y है, y दो घात वाले का गुणांक 35 है, और लास्ट में अचर पद माइनस का 12 है। पहले 35 को और -12 को अलग रफ में गुणा कर लीजिए आप। जब इनको गुणा करेंगे आप, माइनस का 420 आएगा, 420 आ जाएगा। अब -420 के दो गुणनखंड आप ऐसे लेंगे जिनको जोड़ करके बीच वाला +13 के बराबर आ जाए, बीच वाला y का गुणांक के बराबर। ठीक है, तो 420 के बहुत से गुणनखंड होंगे, लेकिन गुणा करके हमें माइनस का 420 लाना है, क्योंकि 35 प्लस का था 12, माइनस का था 12। ठीक है ना, तो अब इन दोनों में दो गुणनखंडों में एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। अब आप बीच में देखिए 13 प्लस के लाने हैं, तो बड़ा वाला प्लस का लेंगे, छोटा वाला माइनस का लेंगे। यहाँ पे बहुत से गुणनखंड आप करेंगे, मैंने छांट के निकाल दिया है। ये गुणनखंड आ रहा है 28 गुणा माइनस का 15, प्लस का 28 गुणा माइनस का 15, इनको गुणा करके माइनस का 420 आ रहा है। और अगर जोड़े इसमें 28 प्लस का है, 15 माइनस का है, 28 में से 15 घटा 13 20 के बराबर, धन का 13 के बराबर बच जाएगा। तो बीच वाले को, फर्स्ट वाले को आप ऐसे ही उतारेंगे 35y वर्ग को, और -12 लास्ट वाले को भी ऐसे ही उतारेंगे। प्लस का 13y जो बीच वाला पद है उसको दो भागों में क्या तोड़ेंगे, प्लस का 28y और माइनस का 15y। फिर 4 पद हमें प्राप्त होंगे। फिर कॉमन लेके जैसे हमने पहले किया भी, इसी तरह से आप दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप बीच वाले पद को प्लस के 28y में और माइनस के 15y में लिख लेंगे। तब उसके बाद जैसे मैंने ऊपर बताया है, इस तरह के गुणनखंड करके दो गुणनखंड आपको प्राप्त होंगे। एक गुणनखंड लंबाई हो जाएगा और एक गुणनखंड चौड़ाई आयत का। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको बनाइए सेकंड पार्ट को, और ग्रुप में अवश्य भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया। अब मैं प्रश्न संख्या 16 बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए इसको भी। बिल्कुल 15 की तरह है, यहाँ आयतन की बात आ रही है। आयतन हम किनका निकालते हैं आप जानते हैं, 3 विमाओं वाली आकृतियाँ जो होती हैं। 3 विमाओं वाली आकृतियाँ माने 3 डायमेंशन, आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है।
जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी होती है। जैसे घनाभ पढ़ा है आपने, घन पढ़ा है 8th में। घनाभ किसे कहते हैं? घनाभ 6 आयताकार तलों वाली बंद आकृति को हम घनाभ कहते हैं, ठीक है ना। और घन 6 वर्गाकार तलों वाली बंद आकृति को हम घन कहते हैं। यह आपने पढ़ा हुआ है 8th में। तो यहाँ पर सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं। बिल्कुल वही है पहले की तरह। अब आयतन में 3 चीज़ें आती है, कहा मैंने, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमें जो व्यंजक दिया होगा, जो हमें बहुपद दिया होगा, उसके हम गुणनखंड करेंगे। हमें 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे, उनको 3 अलग अलग पार्टों में लिख लेंगे गुणा के रूप में। एक भाग लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा और एक ऊंचाई होगा। यहाँ फर्स्ट दिया है हमें आयतन बराबर घनाभ का 3x² - 12x, और सेकंड में दिया है घनाभ का आयतन 12ky² + 8ky - 20k, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सामान्य बात बताता हूँ। घनाभ किसे कहते हैं, कहा मैंने आपको अभी बताया, 6 आयताकार तलों से घिरी हुई बंद आकृति को हम घनाभ कहते हैं, ठीक है ना। इसमें एक जो इसकी कोरें होती हैं, किनारे, वो भुजाएं जिन्हें हम कहते हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई होती है। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है आपके पास, या किताब का जो किताब भी घनाभ के आकार की होती है, ठीक है ना। बॉक्स है घर में आपके कोई, वो भी घनाभ के आकार का होता है। तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपने पढ़ रखा है 8th में। घनाभ का आयतन बराबर L × B × H, इस रूप में आपने पढ़ा हुआ है। मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, कोई घनाभ है, उसका आयतन हमें 30 दिया है, ठीक है। तो हम 30 के 3 गुणनखंड प्राप्त करेंगे। जैसे हमने क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 गुणनखंड प्राप्त किए, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो आयतन के लिए हमें 3 गुणनखंड प्राप्त करने पड़ेंगे। उन तीनों में से एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। जैसे मैंने कहा एक घनाभ है, उसका आयतन 30 है, तो हम इसके 3 गुणनखंड हमने किए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए इसके, जैसे पे आ जाते हैं 30 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। उनमें से एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। 30 के अभाज्य गुणनखंड आप जानते क्या होते हैं, 2 × 3 × 5। अब इसमें जो सबसे कम 2 आया है, आपको क्लियर मालूम है कि ये ऊंचाई होगी, और जो उससे ज़्यादा है वो चौड़ाई हो जाएगी, और जो सबसे अधिक है 5, वो लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा एक घनाभ की लंबाई आ गई 5, चौड़ाई आ गई 3, ऊंचाई आ गई 2। इस तरह से हम गुणनखंड करके, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। लेकिन हमें जो आयतन दे रखा है, फर्स्ट वाला पार्ट बता रहा हूँ, आयतन दिया है 3x² - 12x। अब 3x² - 12x में 2 ही पद हैं, तो हम सीधे सीधे पहले क्या कर लेंगे, इनके गुणनखंड करने के लिए कॉमन ले लेंगे। दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई संख्या ऐसी है जिसका भाग 3 में भी 12 में भी जा रहा है, बड़ी से बड़ी 3 है, 3 का भाग 3 में भी जा रहा है, 12 में भी, 3 कॉमन आ गया। x दोनों में है, देखिए दोनों भागों में, तो x भी कॉमन आ गया। 3x हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले वाले भाग में 3 बाहर ले लिया, x की 1 घात बाहर ले ली, 1 घात बची गया x के अंदर, x बच गया मतलब, और माइनस है बीच में, माइनस लिख दिया। 3 का भाग 12 में कितनी बार, 4 बार, x आपने बाहर ले लिया, -4। तो ये आ गया हमारा 3x ब्रैकेट में x - 4। अब आप सोच रहे होंगे 2 ही भाग हैं, 3 भाग हैं। ये देखिए 3 है, फिर गुणा x है, फिर गुणा x - 4 है। पहला भाग 3 है, दूसरा भाग x है, तीसरा भाग x - 4 है। यहाँ पर हमने 3x को कॉमन लिया तब आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको गुणा के रूप में अगर लिखें तो क्या आएगा, जब 2 संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, हम क्या कहते हैं उसको, गुणा। तो 3 × x गुणा x - 4। तो यहाँ भी घनाभ की विमाएँ आ गई। अब इसमें एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। हम कह नहीं सकते कौन सी लंबाई है, कौन सी चौड़ाई, कौन सी ऊंचाई, क्योंकि x चर राशि हमें मालूम नहीं है, वो ज्ञात है, ठीक है। ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। तो घनाभ की विमाएँ क्या क्या आ गई, एक 3 आ गई, और एक कॉमा एक x आ गई, और एक x - 4 आ गई। एक लंबाई होगी इनमें, एक चौड़ाई हो जाएगी और एक ऊंचाई हो जाएगी। ऐसी सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, इसी का सेकंड पार्ट में हमें घनाभ का आयतन दिया है 12ky² + 8ky - 20k। अब पहले तो ये देखिए क्या इन तीनों में कोई चीज़ ऐसी है जो तीनों में कॉमन आ रही है। देखिए तो यहाँ 4 का भाग जा रहा है सब में, 12 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, 20 में भी जा रहा है। तो 4 को हमने कॉमन ले लिया। के भी देखिए सब में है, के भी हमने कॉमन ले लिया। तो अब बड़ा ब्रैकेट लगा के क्या बच रहा है अंदर, देखिए पहले भाग में 4 का भाग 12 में 3 बार गया, कि आपने बाहर ले लिया, y² बच गया, खाली 3y² बचा यहाँ पर, प्लस फिर 4 का भाग 8 में दिया, 2 बार गया, 2 बच गया, कि आपने बाहर लिया, y बचा, ठीक है। फिर 4 का भाग 20 में दिया, 5 बार गया, माइनस का चिन्ह है, -5, के आपने बाहर ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर हमारा ये बच रहा है 4 के हमने बाहर लिया कॉमन, तो बच गया ब्रैकेट में 3y² + 2y - 5, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर वाला देखिए, ये द्विघात बहुपद है,
फिर इसको हमने अभी गुणनखंड आयत वाले में किए थे वैसे ही इसके गुणनखंड करने हैं। 4 के तो आपने कॉमन लिया बाहर, वो तो ऐसे ही रहा। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, देखिए 3y², वाई में वर्ग है, y² का गुणांक कितना है 3, और अचर पद लास्ट में -5। ठीक है, 3 गुणा -5 रफ में देख लीजिए कितना आता है -15। अब -15 के आपने ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन दोनों गुणनखंडों को जोड़ के बीच वाले के बराबर y का गुणांक +2 के बराबर आ जाए। तो इसमें एक प्लस होगा एक माइनस, क्योंकि गुणा करके हमें माइनस का लाना है, जोड़ के प्लस का लाना है। ठीक है, अब इसमें प्लस का कौन होगा, बीच में जो चिन्ह होता है वो बड़े वाले का होता है। अब 3 गुणा 5, इसके और कोई गुणनखंड ही नहीं है, 1 गुणा 15 है और 3 गुणा 5 ही है, तो हम 5 गुणा 3 ही लेंगे ये वाला गुणनखंड। तो 4 के आपने बाहर ऐसे लिखा, और ब्रैकेट के अंदर पहला 3y वर्ग वाला पद ऐसे लिख दिया, अंतिम पद -5 ऐसे लिख दिया। बीच में आपने क्या लिख दिया, 5 3 15, 5 प्लस का लेंगे 5y और 3 माइनस का लेंगे 3y, क्योंकि गुणा करेंगे इन दोनों को तो -15 आ जाएगा, और 5y में 3y जोड़ेंगे तो 5y में से माइनस का 3y घट जाएगा, प्लस का 2y बीच के बराबर आ जाएगा। तो हमने 4 पदों में इसको बांट दिया है। अब 4 के ऐसे ही रखिए, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाइए। पहले और दूसरे पद में क्या कॉमन आ रहा है, 3 में और 5 में किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, ये अभाज्य हैं दोनों, तो y कॉमन ले लिया, y तो दोनों में है, y कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, पहले वाला 3y² था, 3y बच गया, y बाहर आ गया, प्लस 5y में से y बाहर लिया, 5 बच गया, छोटे ब्रैकेट में लिख दिया इसको। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता एक का भाग सब में जाता है, तब हम एक कॉमन लेते हैं, मैंने बताया था गुणनखंड में। लेकिन यहाँ हम माइनस का 1 लेंगे, क्योंकि अंदर हमें दोनों पहला वाले ब्रैकेट की तरह बचाना है, 3y भी प्लस का 5 भी प्लस का, तो हम माइनस अगर कॉमन लेंगे बाहर, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का 1 कॉमन ले लिया, अंदर 3y प्लस का बच गया और 5 भी प्लस का, इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दिया है, और फिर लास्ट में बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इस बाहर वाला 4 के ऐसे लिखो। अब अंदर जो बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 कोष्टक आए हैं वो सेम आए हैं, एक कोष्टक को आपने कॉमन ले लिया 3y + 5 को। ठीक है, शेष बचे कोष्टक में क्या बचेगा, आप पहले वाले भाग में y बचेगा, दूसरे भाग में -1, ये छोटे कोष्टक में आ गया। अब 3 भाग हमें प्राप्त हो गए, 4 के आया एक भाग, दूसरा भाग आया 3y + 5, तीसरा भाग आ गया y - 1। तो इस प्रकार 3 चीज़ें गुणनफल में आ रही हैं। ये तीनों क्या होंगी, घनाभ की, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई होगी। अतः घनाभ की विमाएँ क्या क्या आ गई, पहली वाली 4 के, दूसरी 3y + 5 और तीसरी y - 1। अब बच्चों में आपको एक नया चैप्टर जो हमारा नया होगा 9th में, आपने 8th तक नहीं पढ़ा है, वो थोड़ा बहुत जानकारी आपको बिंदुओं की है, वैसे 8th में थी, तो ये आपके लिए 9th में नया ही समझे, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। सबसे पहले जैसे आप निर्देशांक नाम से अगर इसका संधि विच्छेद करें, जैसे आप हिंदी में विद्यालय या संस्कृत में विद्यालय, हिमालय, इनका संधि विच्छेद करते हैं, तो विद्याधनालय, हिमधनालय, ऐसे निर्देशांक का अगर आप संधि विच्छेद करें तो निर्देश धन अंक आता है। निर्देश माने सूचना देने वाला अंक, ऐसा अंक जो किसी वस्तु के बारे में सूचना दे रहा है, किसी तल में कोई वस्तु है उसकी सूचना देता है, उसे हम निर्देशांक कहते हैं। तो मतलब निर्देशांक ज्यामिति हुई क्या, एक ऐसी शाखा है गणित की, ये निर्देशांक ज्यामिति कैसी शाखा है, जिसकी सहायता से किसी समतल में स्थित बिंदु की स्थिति की सही जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। बच्चों, जो निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता हैं वो फ्रांस के एक महान गणितज्ञ थे, दार्शनिक भी थे, रेने देकार्ते, उनको माना जाता है निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता। रेने देकार्ते ने बताया था कि जो परस्पर लंबवत 2 सरल रेखाएं, जिनमें से एक क्षैतिज रेखा होती है और एक ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा होती है, उनकी सहायता से हम समतल में स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। अब बच्चों, ये जो समतल में 2 रेखाएं बताई, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, इनके नाम होते हैं। इन दोनों परस्पर लंबवत रेखाओं में से जो क्षैतिज रेखा होती है, सीधी रेखा नीचे क्षैतिज, उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा होती है उसके ऊपर, उसको कहते हैं वाई अक्ष। बच्चों, ये एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं, अर्थात समकोण बनाते हैं, इसलिए इनको समकोणिक निर्देशांक भी कहते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि इसके निर्देशांक क्या होते हैं। अब निर्देशांक माने आप समझ गए होंगे, निर्देश, सूचना देने वाला अंक। निर्देशांक को जो हम डिनोट करेंगे, एक कोष्टक में लिखेंगे, एक संख्या लिखेंगे, कॉमा, उसके बाद दूसरी संख्या लिखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होती है वो संख्याएं। ठीक है, तो एक्स अक्ष में मूल बिंदु से दाईं ओर
अगर हम नापते हैं दूरियां, वो हमारी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। और एक्स अक्ष में मूल बिंदु से बाईं ओर जो दूरियां नापी जाती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष में मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरियां नापी जाती हैं वो धनात्मक, और मूल बिंदु से नीचे की जो दूरियां नापी जाती हैं वो ऋणात्मक। बच्चों, किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हम मूल बिंदु से ही मापना शुरू करते हैं। अब जिस समतल पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष स्थित होते हैं उस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। अभी मैंने बताया आपको, जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं समतल में, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और उस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों 0,0। मैंने अभी बताया, ब्रैकेट में लिख दिया 0,0, क्योंकि यहीं से हम किसी वस्तु की स्थिति को मापते हैं। हम कहाँ पर वस्तु स्थित है उसकी जानकारी यहीं से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसके निर्देशांक 0,0 लिए जाते हैं। ठीक है। अब आपको मान लेते हैं कोई निर्देशांक दे रखा है किसी बिंदु का 3,2। इसका मतलब 3 पहले लिखा है, वो क्या हुआ, एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी, उसको हम भुज भी कहते हैं। ठीक है। और जो कॉमा के बाद दूसरा बिंदु आएगा 2, उसको हम कहेंगे वाई अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी, जिसे हम कोटि भी कहते हैं। ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या बताया मैंने, 0,0। ठीक है। तो इस कोष्टक में जो पहला अंक है वो एक्स अक्ष में चली गई दूरी को दर्शाता है, जिसे हम भुज भी कहते हैं या एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। और उसके बाद कॉमा लग के दूसरा बिंदु आ रहा है कोष्टक के अंदर, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं वाई अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी, जिसे हम कोटि भी कहते हैं या वाई निर्देशांक भी इसे हम कहते हैं। अब बच्चों बात आती है चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। देखिए, जब हम किसी तल में, समतल में एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष खड़ी रेखा एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई खींचते हैं, तो वह क्या करते हैं, दोनों रेखाएं उस तल को, उस समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित कर देती हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं। चतुर्थांश, उस नाम से पता चल रहा है, चतुर्थ माने चौथा भाग, चौथा, चतुर्थ धन अंश, चौथा अंश, चौथा भाग, 4 के 4 बराबर भाग आ जाएंगे समतल में, उनको हम चतुर्थांश कहते हैं। अब बच्चों मैंने यहाँ पर एक चित्र के द्वारा दिखा रखे हैं आपको। एक्स अक्ष देखिए, क्षैतिज रेखा खींची है, दाईं ओर एक्स लिख दिया, एक्स अक्ष लिखा है मैंने, बाईं ओर मूल बिंदु के इधर को एक्स डैश लिख दिया, उसी को एक्स, इधर एक्स डैश, एक्स अक्ष ही है पूरा। ठीक है। ऐसी ही खड़ी रेखा हमने वाई अक्ष खींची है एक, देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा, ये वाई अक्ष हो गया, नीचे वाई डैश लिख दिया उसको। और ये देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं, ओ बिंदु लिखा मैंने बड़े अक्षर में, ये मूल बिंदु कहलाता है। इसके निर्देशांक मैंने अभी बताया आपको 0,0 लिए जाते हैं, यहीं से हम किसी वस्तु की स्थिति को मापते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था अभी एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी समतल पर जब हम खींचते हैं तो ये समतल 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। देखिए 4 भाग बन गए। सबसे पहले दाएं ऊपर जो है आपका दाएं हाथ पर, उसको हम प्रथम चतुर्थांशी कहते हैं। हम अपने मन से गिनती नहीं करेंगे, अब प्रथम चतुर्थांश यही होगा। और इसमें जो भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक में पहला वाला बिंदु भी धन का होगा, और मतलब भुज भी धन होगा, कोटि भी धन होगा, दूसरा वाला बिंदु भी धन होगा, धन का ही होगा, धन कॉमा धन, दोनों बिंदु धन के होंगे प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, दोनों धनात्मक होंगे। और जो द्वितीय चतुर्थांश है इसके बाएं हाथ की ओर है, प्रथम के ऊपर, उसका नाम मैंने लिखा दिया द्वितीय चतुर्थांश। इसमें भुज जो होगा ऋण का होगा, पहला वाला बिंदु, कॉमा के बाद दूसरा वाला बिंदु वाई निर्देशांक धन का होगा। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा इसके नीचे है, द्वितीय जो चतुर्थांश लिखा उसके ठीक नीचे तृतीय है, बाईं ओर नीचे। ठीक है। वो तृतीय चतुर्थांश के दोनों एक्स निर्देशांक भी और वाई निर्देशांक भी दोनों ऋण के होते हैं। ठीक। उसके बाद जो प्रथम वाला था उसके ठीक नीचे दाईं ओर वो चतुर्थ चतुर्थांश है, उसमें पहला वाला बिंदु प्लस का होगा, एक्स निर्देशांक, और कॉमा वाई निर्देशांक ऋण का होता है बच्चों। तो ये क्रम इसी का होगा, ये अपने मन से आप चतुर्थांश का नाम क्रम नहीं देंगे अलग अलग, ये यहीं से शुरू होते हैं जैसे मैंने बताए हैं, इसी क्रम में इनको लिया जाता है। ठीक है। तो चतुर्थ वाले में पहला वाला प्लस का आ गया, दूसरा माइनस का आ गया। यदि किसी बिंदु में वाई निर्देशांक 0 होता है, मान लेते हैं आपको एक बिंदु दिया है 5,0, ठीक है, बाद वाला अगर 0 दे रखा है कॉमा के बाद वाला, तो वह बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा, यह आप बता सकते हैं। और इसका उल्टा, अगर कोई बिंदु आपको ऐसा दिया है जिसका पहला वाला बिंदु 0 दिया है, भुज की जगह 0 दिया, जैसे 0,5, तो ये बिंदु हमेशा वाई अक्ष में स्थित होगा, ये ध्यान दीजिएगा आप। अब ये जो मैंने चिन्ह बताए हैं अभी आपको, आप इनको देखिए अच्छी तरह। मैं आगे को अब प्रश्नावली कल शुरू करूंगा। और बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैं दोनों प्लस के बोल रहा हूँ तो आप कहेंगे प्रथम चतुर्थांश में हूँ। मान लेते मैंने आपसे कहा 3,5 किस चतुर्थांश में होगा, 3 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का, मैंने माइनस नहीं कहा है, तो प्रथम में होगा।
अगर मैं ये कह दूँ आपसे कि -3,5 किस चतुर्थांश में होगा, तो आप बता सकते हैं। पहला वाला -3 कहा मैंने, फिर अगला -5 कहा प्लस का, उसके आगे माइनस नहीं कहा है। पहला वाला माइनस का कहा है, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगर मैं आपसे कहूँ -3, -5 यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, तो आप बता सकते हैं तृतीय में, क्योंकि तृतीय में दोनों माइनस के होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 5, -3 किस चतुर्थांश में होगा, 5 मैंने प्लस का कहा, पहला वाला प्लस नहीं कहा तो प्लस का ही माना जाएगा। -3 दूसरा माइनस का कह दिया है, तो इसका मतलब यह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। तो कल मैं आपको प्रश्नावली के सवाल शुरू करूँगा। मैंने आज आपको सामान्य जानकारी दिया, आप इसको किताब से भी एक बार देखिए। ये कुछ चीज़ें इसमें किताब में आपको मिलेंगी, कुछ मैंने अपने मन से जोड़ी हुई हैं, ऐड की हुई है, तो आप ताकि इसको अच्छी तरह समझ सकें, इसलिए मैंने ये जानकारी अभी शेयर की है। और इससे पूर्व जो हमने बहुपद वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें अच्छी तरह सवाल हल कीजिए। कोई सवाल नहीं आ रहा है तो ग्रुप में उस शेयर करके उसे अवश्य पूछिए।